हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का बेटा हमारा नया लेक्चर आ गया है और नए लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को आखिरी बार बताया था। बताओ क्या बताया था? आखिरी बार हमने बताया था क्या बेटा, इस बार हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चलो सबसे पहले क्यों ना हम लोग क्या पढ़ ले बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ ले, है ना। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि हम मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। सॉलिड के अंदर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, सॉलिड के अंदर क्या कहा मैंने, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ होगा, मतलब वो मैग्नेट बन रहा होगा। तो वो अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मैग्नेट बन रहा होगा। तो चलो वही चीज तो हमें देखनी है, उसी के लिए तो ये लेक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो चलो देखते जाना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑरिजिन जो होता है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, क्या होता है बेटा, लाइस इन देयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या होता है, लाइस इन देयर इलेक्ट्रॉन। की भाई जो आपके जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो मैग्नेटिक नेचर जो आता है, क्या कहा मैंने, जो सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक नेचर जो आता है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट देखो, ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव एज टाइनी मैग्नेट। भैया हर एक इलेक्ट्रॉन आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, टाइनी मैग्नेट। और अगर मैं ऐसे बहुत मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं एक साथ क्लब कर दूं, क्या कहा मैंने, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक साथ क्लब कर दूं तो वह किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट की तरह भी वो एक्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा जो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें भाई मैग्नेट की बात हो रही है तो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो आएगा। क्या कहा मैंने, मैग्नेट की बात हो रही तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो आएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कहां से ऑरिजिनेट होता है, भाई कहां से इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। तो भैया ये कहां होती है, दो जगह होती है। दो जगह कौन कौन सी होती है? एक तो होता है बेटा उसका पूरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से वहां पे क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या कहा मैंने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से वहां पे क्या होता है बेटा, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। और जो सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है बेटा स्पिन। भाई स्पिन देखो समझना क्या है, समझना जैसे मान लो ये बीच में आपका एक क्या है बेटा, बीच में मान लो आपका न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे क्या होगा, ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है। तो जब भी रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगी बेटा, क्या जनरेट होगी, आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। कैसे जनरेट हुआ तो बेटा मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आपका रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अगर मान लो क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपका बेटा ये बीच में हमने रख दिया बेटा न्यूक्लियस, है ना, और ये आसपास क्या रिवॉल्व कर रहा है बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा ये चीज तो आपको पता है ना, क्या चीज कि भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो ना यार, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, करंट। अरे चलता ही नहीं चलता करंट, है ना। तो आपने पढ़ा होगा बेटा फिजिक्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो भाई ऊपर वाला जो एरो है, ऊपर जो मेरा अंगूठा आ रहा है, अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये ऊपर मैग्नेट की कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, है ना। कौन सी है, साउथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका उल्टा अपन बात करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे हाथ घुमाओ और फिर अंगूठा का पॉइंट कर रहा है नीचे कर रहा है ना, ये थंब का पॉइंट कर रहा है नीचे, मतलब नीचे क्या है, नॉर्थ, है ना। तो चाहे ऐसे बोलो नॉर्थ या फिर ऐसे बोलो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऊपर क्या है बेटा, आपका साउथ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ऑर्बिटरी मोशन कर रहा है ना, ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है। इसमें तो आप लोगों ने सुना भी होगा बेटा, प्लेनेटरी मोशन करता है आपका ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लेनेटरी। जैसे आपका कोई भी जैसा अर्थ है तो अर्थ के अराउंड, जैसे मून है या फिर ऐसा बोल लो कि सन है तो सन के अराउंड आपके अर्थ है। तो इस तरीके से जो आपकी चीजें हैं उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमने बोला था स्पिन बेटा एक पर्टिकुलर जो एक्सिस है उस पे भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर ही रहा होगा ना। अरे यार याद नहीं कि क्लास 11th में आपने पढ़ा भी था, प्लस हाफ माइनस हाफ, अरे याद आया क्या, प्लस हाफ माइनस हाफ याद है। तो एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है, क्लॉकवाइज भी करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी करता है, ठीक है। समझ में आया क्या, इन दो वजह से क्या हुआ बेटा, इन दो वजह से आपका क्या जनरेट हुआ वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलो इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ स्पिन वाले का। तो स्पिन में देख लो इस तरह की आपकी एक्सिस है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये घूमता रहेगा बेटा अपनी एक्सिस पे, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जूम बराबर जूम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो इसके बाद अगला पॉइंट देखो,
ईच इलेक्ट्रॉन हैज परमानेंट स्पिन। बेटा हर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, परमानेंट स्पिन होती है एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। भाई ध्यान रखना जो अभी हमने बात की वही हमने वापस एक नया पॉइंट बना के लिख दिया कि हर इलेक्ट्रॉन की खुद की एक स्पिन भी होती है और भाई ऑर्बिटल घूम रहते हैं, उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी ऐसा बोला, ऑर्बिटल उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट आर वेरी स्मॉल। ध्यान रखना बेटा जो मैग्नीट्यूड जो होता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, और दे आर मेजर्ड, है ना भाई, छोटा सा है, देखो भाई छोटा सा है तो भाई उसको हम मेजर करेंगे तो किससे मेजर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटम। अरे क्या बोलते हैं ना, बोलो ना बोहर मैग्नेटम। अरे एक चीज याद आई क्या, एक चीज याद आई क्या, क्लास 11th में आपने बेटा डायपोल मोमेंट म्यू पढ़ा होगा। म्यू की यूनिट क्या थी, अरे सर यही तो थी, क्या यूनिट थी, बोहर मैग्नेटम। अरे ये तो यूनिट थी बीएम से लिखते थे। फॉर्मूला क्या होता था म्यू का, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। अरे याद आया क्या, यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n हुआ करता था बेटा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे होता था नहीं होता था, n क्या होता था बेटा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो याद करो, बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ रखी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, अरे बोलो ना यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक, है ना। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। समझ में आएगा, अरे छोटी बात है ना यार, अरे है। ठीक है, चलो बोहर मैग्नेट्रॉन छोटा सा था, अब कितना छोटा है तो उसकी देखो मैंने वैल्यू लिख रखी है। वन बोहर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर है, 9.27 इंटू 10 की पावर -24। अरे भाई इतना छोटा होता है ना। और यूनिट देखो, यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है बोलो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एम्पियर, एम क्या बेटा आपका मीटर। ठीक है, उसके बाद एक और क्या यूनिट हो सकती है, जूल पर। अरे बोलो ना जूल पर क्या लिखा हुआ है, टी क्या यहाँ पे, टेस्ला, है ना। अरे बोलो ना यार, टी क्या यहाँ पे, टेस्ला। तो देखो क्या क्या यूनिट हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गई या फिर ऐसा बोलो जूल पर टेस्ला। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी प्लीज इसको ध्यान रखें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इफ वी क्लब मिलियन एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स का अगर बेटा आप क्लब कर दो तो परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। समझ में आएगी यहाँ तक की बात है। चलो इसके बाद क्या बेटा आपका पैरामैग्नेटिक। अरे पैरामैग्नेटिक पता है ना क्या है, जहाँ पे क्या हो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना, क्या हो, यहाँ पे क्या हो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड वाला समझ गए ना, अनपेयर्ड वाला समझ गए। जैसे आप लोग बेटा इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स भरते थे, तो अगर मान लो यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है, अपोजिट स्पिन में, तो ये क्या बेटा डायमैग्नेटिक। पर अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा आपका पैरामैग्नेटिक। समझ में आएगा। आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, आउटर मोस्ट आपके शेल की बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया पैरा, और अगर दोनों के दोनों भरे हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बातें ये आपको पता होगी। चलो और क्या क्या बातें आपको पता है कि भाई ये वीकली अट्रैक्ट होता है या वीकली रिपेल होता है। बेटा आंसर है ये वीकली क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट होता है ना। क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है बेटा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। किससे अट्रैक्ट होता है बेटा, वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। समझ में आएगा यहाँ तक की बात। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो शायद आपने सुना हो और हो भी सकता है आपने नहीं सुना हो, तो प्लीज गौर करना। They are magnetized in the direction of applied magnetic field। क्या कह रहा है, they are magnetized in the direction of applied magnetic field। भाई जिस डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे बेटा, उसी डायरेक्शन आपकी ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। वापस मैं बोलता हूँ, जिस डायरेक्शन आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उस ही डायरेक्शन में ये हो जाएंगे, जबकि इसके अपोजिट अगर डायरेक्शन होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, बोलो ना, वो क्या हो जाएंगे आपके डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएंगे बेटा, वो डायमैग्नेटिक। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े बेटा, 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये तो आपको ही पता है ये अनपेयर्ड है तो उसमें क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, डायमैग्नेटिक में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं बेटा, वीकली अट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या होंगे, अरे वो क्या होंगे बेटा, वीकली रिपेल होंगे, है ना, वीकली रिपेल होंगे। अच्छा रुको ना यार, आपके दिमाग में और भी बातें आ रही होगी ना कि भाई आप मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कहां से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कहां से आ गए। तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा आपका, चार्ज्ड पार्टिकल। अरे बोलो ना चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, और चार्ज पार्टिकल है तो भाई वहां पे आएगी नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, बोलो ना यार, है ना। तो बस वही वाली सारी चीजें हैं। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो उसी डायरेक्शन बेटा ये क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जबकि डायमैग्नेटिक में मैं आपको बताऊंगा ये अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन। और 3 पॉइंट्स अभी तक हमने
पढ़ भी लिए, ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि वो क्या होगा, वीकली रिपेल होगा। समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला चौथा पॉइंट क्या है कि बेटा अगर आपको बेटा क्या करना है, मैग्नेटिज्म को अगर लूज करना है, मैग्नेटिज्म को अगर लूज करना है तो क्या करना होगा, अगर आपको मैग्नेटिज्म को लूज करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड वहां से हटा दो। क्या कहा मैंने, अगर आपको मैग्नेटिज्म अगर हटानी है, जब भाई पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। पर अगर आपको मैग्नेटिज्म ही हटाना है, अगर मैग्नेटिज्म ही हटाना है तो आपको क्या करना है, बस इतना सा काम करना है क्या, कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को ही साले को मैग्नेटिक फील्ड को ही वहां पे रिमूव कर दो। अरे समझ में आया क्या, मैग्नेटिक फील्ड को ही रिमूव कर दो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। एग्जांपल देखना, एग्जांपल क्या है, TiO है ना, TiO हो सकता है O2। अरे सर O2 क्या है, अरे O2 ऑक्सीजन, अरे याद है ना MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना, पढ़ा था ना, ठीक है। तो O2 आ गया बेटा, O2 भी क्या हो गया बेटा, आपका पैरा मैग्नेटिक। उसके बाद क्या है, Cu+2 याद करो, एक होता था कॉपर, एक होता था क्रोमियम, ये थोड़े अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया करते थे, याद आ रहा है क्या, ठीक है। तो Cu+2 हो गया, ठीक है। Fe+3 हो गया, Fe+3, एक होता है Fe+2 है ना, एक होता है Fe+3, अरे बोलो ना Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, ठीक है। तो Fe+3 हो गया, Cr+3 हो गया, है ना। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो गए बेटा, आपके पैरा मैग्नेटिक है, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक 3 पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं। बोलो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, आपके पेयर्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, आपके पेयर्ड है, शादीशुदा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीकली रिपेल होते हैं, अरे वीकली रिपेल होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, जबकि ये क्या थे, वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है। उसके बाद दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना प्लीज बेटा, क्या कहा मैंने, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, pairing of energy will cancel the magnetic moment। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखना भाई, जिस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसी में देख लो, एक आपने ऐसा बना तो एक ऐसा अपोजिट भरोगे, तो भाई वो आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में क्या कर जा रहे हैं, वो कैंसिल कर जा रहे हैं। अरे कर नहीं करे तो क्या, वही बात लिखी हुई है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल द मैग्नेटिक मोमेंट एंड हेंस दे लूज मैग्नेटिज्म। भाई वो तो अपने आप ही मैग्नेटिज्म लूज कर लेगा पेयरिंग होने की वजह से, जबकि पैरामैग्नेटिक में आपको रिमूव करनी पड़ी थी, क्या रिमूव करनी पड़ती थी, बोलो ना, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करनी पड़ती थी, जब जाके मैग्नेटिज्म लूज होता था। यहाँ तो ऑलरेडी ही मैग्नेटिज्म लूज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपके पैरा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपके पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है। उसके बाद अब एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल क्या होगा बेटा, इसका TiO2 हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन, ठीक है, F2 वाटर, अरे वाटर भी क्या बेटा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद NaCl हो गया, बेंजीन, अरे बेंजीन में आ गया भैया, यहाँ पे बेंजीन याद आ रहा है, रेजोनेंस, ठीक है। C6H6 हो गया, Zn+2 हो गया, Cu+1 हो गया, एटसेट्रा, अरे बहुत सारी बातें, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये चीज आप जानते भी हो, आप लोगों ने क्लास 11th में निकाल के देखे भी हो गए। तो समझ में आया। शॉर्ट में अगर बात करें तो जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ पे सिंगल लोग हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, आपके सिंगल लोग हैं, जैसे कि ठीक है। तो जहाँ पे सिंगल लोग है बेटा, वो क्या है आपका पैरा मैग्नेटिक, और जहाँ पे आपके शादीशुदा लोग है वो क्या है बेटा, आपका डाया मैग्नेटिक, है ना, वो क्या है, डाया मैग्नेटिक, समझ गया ना। तो पैरा क्या है, डाया क्या है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन पैरा है और कौन कौन डाया है, प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। और हमारी भैया जे का कह दियो, ऐसा कुछ नहीं बेटा, कमेंट में लिख के मत बताएं, मैं जस्ट एक मजाक कर रहा था, ठीक है। तो चलो इसको मिटाता हूँ और फटाफट बेटा इसके बाद अब हम इंपॉर्टेंट बात पे आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक, ये 3-4 चीजें आपकी एक्स्ट्रा आएंगी जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, और उसे भी हमको ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटाता हूँ। अब तो बेटा अब हम आगे चालू करेंगे, फेरो मैग्नेटिक, है ना, क्या चालू करेंगे, फेरो मैग्नेटिक। आपके 3 तरीके की एक्स्ट्रा चीजें आएगी बेटा, जैसे फेरो मैग्नेटिक हो गया, इसके बाद आएगा बेटा आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक, उसके बाद आखिरी आएगा बेटा आपका फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जल्दी जल्दी इसको खत्म करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है, फेरो मैग्नेटिक, है ना, क्या है फेरो, प्लीज ध्यान रखना, ये है फेरो नाम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं फेरो और फेरी में, ये क्या बेटा आपका फेरो मैग्नेटिक। इसमें याद करने का तरीका क्या है, फेरो मैग्नेटिक में क्या होता है कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं बेटा, वो क्या होता है, आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं। प्लीज ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, जो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, देखो क्या है, इफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड आर अलाइन्ड इन सेम डायरेक्शन मतलब कैसे कि सारे के सारे कहां हैं बेटा, देखो सारे के सारे कहां हैं बेटा, ये ऊपर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बना रखा है आपने, तो क्या बना रखा है बेटा, ये क्या होता है आपका, ये डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन क्या होता है, थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, पर उसके पहले 1-2 चीजें और अच्छी लिख रखी है, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा बेटा, आपका फेरो मैग्नेटिक होगा।
होगा, अरे होगा नहीं होगा बोलो ना, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, एनहेंस्ड पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, एनहेंस्ड फॉर्म वाला जो पैरामैग्नेटिज्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो बेटा एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पैरामैग्नेटिक जो होते हैं, क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो होते हैं बेटा आपके वीकली अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जबकि जो आपके फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं बेटा आपके स्ट्रांगली, अरे बोलो ना मेरे साथ, क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। प्लीज ध्यान रखें, इसलिए हमने यहाँ पे एक नया नाम बनाया, क्या, एनहेंस्ड पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक से भी एनहेंस्ड वर्जन। अरे समझ में आया क्या, जैसे आपका प्रो और प्रो मैक्स, ठीक है, उसी तरह की चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, इफ वी सी लैटिस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, देखो अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है, इफ वी सी लैटिस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, these ferromagnetic substances are grouped together into a small region called domain। देखो क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप लैटिस को अगर देखोगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर आप लैटिस देखोगे, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है बेटा ये कैसे होते हैं, ये ग्रुप्ड टुगेदर रहते हैं, कैसे, स्मॉल रीजन में, और वही स्मॉल रीजन को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। अरे समझ में आया क्या, वही स्मॉल रीजन को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब अगर ग्रुप है अगर आपके स्मॉल आयंस का है ना, या फिर स्मॉल एटम्स का अगर ग्रुप, स्मॉल ग्रुप है, तो उसको हम क्या टर्म दे दिया बेटा हमने, ये डोमेन, ठीक है। आगे देखो, एंड दिस डोमेन एज मैग्नेट, और बेटा यही जो आपके डोमेन होते हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसकी तरह एक्ट करते हैं, मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अगला पॉइंट क्या है, स्मॉल मैग्नेट मेक्स बिग मैग्नेट। बेटा आपको पता है अगर छोटी मैग्नेट को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, अरे बोलो में बिग मैग्नेट बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इन अ नॉर्मल अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म, अगर आप बेटा नॉर्मल अगर अनमैग्नेटाइज्ड है ना, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, इन अ नॉर्मल अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म अगर उसकी आप बात करो, then we see these domains are randomly arranged। बेटा जो आपके जो डोमेन्स होते हैं ये कैसा अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म की बात करूं, जैसे कि अगर मान लो इस तरह अगर लैटिस है तो ये डोमेन्स मैंने किस तरीके से बताए, ऐसे इस तरीके से मैंने जो डोमेन्स बताए हैं, तो जो अंदर जो एटम्स थे बेटा, अंदर जो आपके एटम्स थे, ठीक है, ये रैंडमली अरेंज, जैसे मान लो एक इधर है तो एक इधर होगा, एक सीधा मान लो, एक फिर इधर डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, कैसे भी कहीं से भी मान लो ये रैंडमली अरेंज है। पर बेटा रैंडमली अरेंज भी इस तरीके से होते हैं कि आपस में क्या कर देते हैं बेटा, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, आपस में ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, किसमें, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में, किसमें, ध्यान रखना, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में। पर बेटा अगर इसी में ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही ये जो रैंडम डायरेक्शन जो है ये सेट क्या हो जाएंगे बेटा, आपके बिल्कुल सही डायरेक्शन हो जाएंगे, सही डायरेक्शन हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल सारे के सारे एक ही लाइन में से सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और इसलिए हमने क्या कहा था, वो क्या होता है आपके, बोलो ना, फेरोमैग्नेटिक। प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने लिख के रखा है, दीस मोमेंट्स कैंसिल ईच अदर, ये आपस में मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट हुए थे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बट इफ वी पुट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, बेटा प्लीज ध्यान रखें, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इसको रख दोगे, या फिर ऐसे बोलो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर दोगे, है ना, मैग्नेट हमें वहां पे बनाना है, तो क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखो, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, तो these domains are all arranged in same direction। वही बात मैंने आपको बताई। तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी हमने पढ़ ली, क्या कि भाई जो फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में शुरुआत में तो क्या था, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में जो डोमेन्स जो थे वो रैंडमली अरेंज्ड थे, अरे थे नहीं थे, रैंडमली अरेंज्ड थे, पर क्या हुआ आपने उसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते वो क्या हो गया बेटा, आपके सेम डायरेक्शन में हो गया। अरे हुए नहीं हुए, बोलो ना मेरे साथ, सेम डायरेक्शन हो गए। और इसमें एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात यह है कि जब ये आप स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रिमूव कर भी दोगे ना, अगर आप इसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, अगर इसको अभी आप रिमूव कर भी दोगे ना, तो भी बेटा वो कैसा रहेगा, वो मैग्नेटिक ही रहेगा, वो मैग्नेटिक ही रहेगा। तो जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा एक आना ही चाहिए जो आपको सुधार के जाए। एक बार आता है इंसान ऐसा ना आपकी जिंदगी में, आप लोग कभी भी ऑब्जर्व करना, वो आपको बिल्कुल अच्छा सा बना के चल जाता है, ठीक है। ये अच्छा सा बना, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में एक बार आया, उसको अच्छा बना दिया, फिर उसके बाद जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को जो आपने हटा दिया, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को जो आपने हटा दिया, तब भी वो मैग्नेटिक ही रहा, तब भी वो अच्छा इंसान ही रहा, ठीक है। तो चलो इसके बाद अगला पॉइंट देखो, द ओरिएंटेशन ऑफ दिस डोमेन परसिस्ट इफ वी रिमूव मैग्नेटिक मोमेंट। देखो वही वाली बात है, मैंने जो आपको बताया है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप रिमूव कर देते हैं, तो जो डोमेन का जो ओरिएंटेशन है, जो ऑर्डर है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब अभी भी सारे के सारे सेम डायरेक्शन में ही वो रहने वाले हैं। और दस इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। आप वो क्या हो गया बेटा, आपका परमानेंट मैग्नेट हो गया, मतलब बस
बस एक बार आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है और उसके बाद जो आपका जो अनमैग्नेटाइज्ड जो फॉर्म था वो क्या हो गया बेटा, आपका मैग्नेट हो गया। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रिमूव करते भी हैं तो भी वो क्या रहेगा, मैग्नेट रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट बन गया। अरे बोलो ना यार, क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट बन गया। तो चलो अगला पॉइंट देखो, ये सारे के सारे बेटा आपके क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। उसके बाद एग्जांपल्स की बात कर देते हैं। एग्जांपल में क्या होगा, क्या होगा बेटा, आपका जो आयरन जो होता है, आयरन भी क्या होता है बेटा, आपका फेरो मैग्नेटिक। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया ना, निकल पहली फुर्सत में निकल। जय हिंद दोस्तों। अच्छा, उसके बाद क्या बेटा, गैडोलिनियम है ना, और उसके बाद क्या बेटा, आपका Cr(O2) क्या है, Cr(O2) एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, डोमेन की। अभी आपके कई बच्चों के दिमाग में यहाँ पे भी क्लियर नहीं होगा कि सर डोमेन 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 है क्या, डोमेन है क्या। तो देखो डोमेन कुछ नहीं बेटा, डोमेन क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेटल आयंस इन स्मॉल रीजन। एक छोटे से रीजन में अगर बेटा आपका बहुत सारा ग्रुप है इसका, किसका, मेटल आयंस का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम उसी को क्या बोलेंगे, बेटा, हम डोमेन बोलेंगे। डोमेन बोलेंगे, जैसे कि एक मैं बना के बता भी देता हूँ। इसी तरह का आपका जो कंपाउंड है, मान लो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है स्मॉल आयंस का है ना, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है स्मॉल आयंस का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डोमेन बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो जो आपके डोमेन जो होते हैं बेटा, वो कैसा अरेंज रहता है, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, और इसलिए उसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। अरे क्या नहीं होता, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका नहीं होता। पर जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसकी प्रेजेंस में रखोगे डोमेन को, तो उनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहेगा। और कौन सी डायरेक्शन रहेगी, जिस फील्ड में आपकी, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होगी, सर आपने पैरामैग्नेटिक में भी तो आपने वीकली अट्रैक्ट बताया था मैग्नेट से, सर आपने फेरो को भी आपने मैग्नेटिक बता दिया, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा दोनों में डिफरेंस इतना सही है क्या, कि जो आपने जो पैरा पढ़ा था पैरामैग्नेटिक, वो क्या होता है बेटा, आपका वीकली अट्रैक्ट होता है। बोलो ना मेरे साथ, क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है। जबकि ये फेरो क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। बोलो ना यार, ये क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। और इसके एग्जांपल से प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल से केवल बेटा आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। और ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, किसको, फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक देखेंगे, और उसके बाद बेटा हम क्या देखेंगे, फेरी मैग्नेटिक। और उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, जैसे सुपर कंडक्टर्स कितने टेम्परेचर पे होता है, कितना हम रूम टेम्परेचर उसको अटेन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी बातें आपकी आएगी। क्यूरी टेम्परेचर हो गया, क्यूरी, अरे मैरी क्यूरी वाला नहीं है बे, अरे देखिए मैरी क्यूरी है, ठीक है, क्यूरी ये दूसरा क्यूरी था ना, ये भी साइंटिस्ट था। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, और अभी इसको मिटाने से पहले आपको मैं एक बात और बता दूं बेटा, जैसे आप लोग रेलवे वगैरह जाते हो, तो रेलवे वगैरह में क्या होता है बेटा, हाई टेंशन वायर्स होते हैं, तो वहां पे साइड में लिखा भी रहता है, डेंजर लिखा रहता है कि कुछ स्टेप्स आप लोग इससे, इन वायर से बेटा आप क्या रहो, दूर रहो। ऐसा क्यों लिखता है, ऐसा इसलिए लिखता है क्योंकि बेटा जो हाई टेंशन जो वायर्स होते हैं उसके आसपास क्या होती है, उसके आसपास होती है बेटा आपके मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ना मेरे साथ, क्या होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इंसान को खींच लेती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड इंसान को खींच लेती है। कब, जब आप उस पर्टिकुलर वायर के क्या जाओगे बेटा, पास में जाओगे, तो इतनी खतरनाक वो होती है। ठीक है, तो इसलिए बोला भी जाता है कि भाई जहाँ पे हाई टेंशन वायर से उससे आप ज्यादा सारा दूरी बना के रखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अरे बोलो ना मेरे साथ, क्या करने वाले हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक वाले सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आपके बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, व्हेन ऑल मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइंड इन सच अ वे दैट दे कैंसिल ईच अदर। बेटा अगर आप इस तरीके से अगर आप अलाइन कर दोगे, जिससे वो क्या करें बेटा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाए। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है। मतलब ये जो मैंने डोमेन्स जो बनाया बेटा, ये क्या है आपके, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऊपर है तो एक क्या है बेटा, आपका नीचे है। ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे वो कैंसिल कर जाए, और कैंसिल कर जाए तो उसका हमने एक नया नाम दे दिया। और नया नाम क्या है, बोलो ना, नया नाम क्या लिखा हुआ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड, ये मैंने आपको बता ही दिया। इट इज ऑब्जर्व्ड एट लो टेम्परेचर। बेटा ये कहां ऑब्जर्व होता है, लो टेम्परेचर। प्लीज ध्यान रखें, क्या चीज, एंटी फेरोमैग्नेटिक वाले जो सब्सटेंस होते हैं कहां पे ऑब्जर्व होते हैं बेटा, ये आपके लो टेम्परेचर पे ऑब्जर्व होते हैं। चलो उसके बाद कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अरे देखो बहुत शानदार बात है, क्या शानदार बात है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी डायमैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है। क्या कहा मैंने, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बंदे के पास, भाई बंदा क्या है, सिंगल है ना, सिंगल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल है, फिर भी वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है बेटा, डायमैग्नेटिक की तरह। जैसे कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, आप लोगों ने देखे भी होंगे, होते तो क्या है बेटा, सिंगल होते हैं, पर एक्ट ऐसे करते हैं शादीशुदा है भैया, घर जाके बेबी से डांट पड़ी हुई,
ठीक है। तो चलो आगे देखो, एक ऊपर एक नीचे, समझ गए ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से जो भी होने वाले हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा, सारे के सारे क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना, एग्जांपल क्या है, MnO हो गया, MnO2 हो गया, Mn2O3 हो गया, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा बेटा आपका इस वाले पर्टिकुलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का आखिरी चीज, वो क्या है बेटा आपका फेरी, क्या है बोलो ना, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अभी तक हमने क्या क्या देख दिया, अभी तक हमने देखा, सबसे पहले देखा था पैरा, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और अभी क्या है, फेरी मैग्नेटिक। समझ में आएगा? तो देखो फेरी मैग्नेटिक क्या होता है कि व्हेन ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, क्या है, व्हेन ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। बेटा क्या था, देखो ध्यान रखना कि जब भी आपकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन नहीं हो, अरे तो सर यहाँ पे भी तो ऐसा ही था कि सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में तो नहीं थे, एक ऊपर था एक नीचे था, एक ऊपर था एक नीचे था, तो सर ये भी तो सेम हो गया। अरे ऐसा थोड़ी है, थोड़ा रुको, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। भाई रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 2-3 ऊपर है तो एक बीच में नीचे हो गया, ठीक है, फिर कोई ऊपर हो गया, फिर मान लो कोई नीचे हो गया, मतलब अजीब सा मतलब ऐसा मान लो कि सारे के सारे आपस में कैंसिल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सारे के सारे आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, भले है तो सारे के सारे सेम डायरेक्शन नहीं है ना, सारे के सारे भले है तो अपोजिट डायरेक्शन है, पर कैंसिल नहीं करेंगे। और उसी को हमने नया नाम क्या दे दिया, नया नाम क्या दे दिया बेटा, बोलो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और यहाँ पे देखो, आपको सोच रहे होगे आपके सर ये फेरी फेरो सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो देखो कुछ नहीं है, ये फेरी वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, फेरी वर्ड डिराइव हुआ है बेटा फेराइट्स। कहां से, फेराइट्स। फेराइट्स क्या होते हैं, Fe+P, अरे बोलो ना, Fe+P वाले से क्या डिराइव हुआ है बेटा आपका ये फेराइट्स। देखो मैंने लिख के रखा है, फेरी वर्ड केम फ्रॉम फेराइट्स, है ना, Fe+3। देखो इसको मैंने क्या बोला, सप्रेस्ड पैरामैग्नेटिज्म नेचर दिखा रहा है, सप्रेस मतलब बेटा कम, है ना, क्या है सप्रेस मतलब कम। तो देखो अब आप समझिए कि सब पैरामैग्नेटिज्म ठीक है बीच का था, क्या था, बीच का था, सब पैरामैग्नेटिक से ज्यादा जो दिखा रहा था वो था फेरो। अरे बोलो ना यार, वो क्या था, फेरो। पर सर पैरा से जो थोड़ा कम दिखा रहा है, पैरा से जो कम दिखा रहा है वो क्या बेटा, बोलो ना, वो क्या है बेटा आपका ये फेरी मैग्नेटिक। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? जैसा अगर मान लो कि 10 है, अगर पैरा मान लो 10 है ना, मान लो पैरा 10 है, तो 10 की जगह अगर वो 25 बता रहा है, क्या है ना, अगर 10 की जगह अगर वो 25 बता रहा है, तो 25 बता रहा है तो वो कौन सा हो गया, बोलो वो कौन सा हो गया, फेरो मैग्नेटिक। अरे समझ में आएगा? और 10 से कम दिखा रहे तो वो कौन सा हो गया बेटा आपका ये फेरी मैग्नेटिक हो गया। समझ में आएगा? समझ में आएगा? जबकि बोलो ना एंटी फेरो का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भैया, जीरो ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो पैरामैग्नेटिक की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर फिर भी किसकी तरह एक्ट करता है, डायमैग्नेटिक की तरह ये भैया एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको बता दिया सप्रेस पैरामैग्नेटिज्म होता है, मतलब कुछ अनवशना मतलब जैसे 2 ऊपर है एक नीचे हो गया, फिर 3 ऊपर हो गए, आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखो क्या है कि अगर आप इसको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अगर इसको आप क्या कर दो बेटा, हीट कर दो, क्या है, अगर इन्हीं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर बेटा आप हीट कर दो और पास कर दो बेटा किससे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। प्लीज ध्यान करें, प्लीज ध्यान दें, मैं वापस बोलता हूं, अगर आप इसको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को बेटा अगर आप हीट कर दें और पास कर दें किससे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझ में आया कि क्या कहा मैंने, भाई हीट कर दो पास कर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। वो जाएगा, हर कोई कौन रहना चाहता है, हर कोई कैसा रहना चाहता है, सिंगल रहना चाहता है। ठीक है, तो करना क्या है, उसको हीट कर दो, साले को हीट कर दो, हीट करते ही वो हीट कर दो और किससे पास करो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कैसा हो जाएगा, बोलो ना यार, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। प्लीज इसका एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल क्या है, Fe3O4। देखो याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया भाई, फेराइट से वो डिराइव हुआ है, फेराइट्स मतलब Fe+3 और Fe+3 से क्या बनेगा, अरे बोलो ना Fe3O4। अरे बोलो मैग्नेटाइट। अरे याद आ रहा है, मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि कैसा नेचर बताता है, और आप में से कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट में बताया भी था कि सर ये फेराइट्स जो होता है ये मैग्नेटिक नेचर आपको दिखा रहे। तो चलो और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, MgFe2O4 हो सकता है, ZnFe2O4 हो सकता है, CuFe2O4 हो सकता है। अरे इतने अच्छे एग्जांपल इसके समझ में आए क्या? ठीक है, अब हम करते हैं बेटा, अब हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि देखना कि ऑल कंपाउंड नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, बोलो 0 केल्विन। अरे बोलो ना किसको बोलते हैं, 0 केल्विन, है ना। 0 केल्विन पे सारे के सारे कंपाउंड किसके तरह करने लग जाएंगे, सुपर कंडक्टर। अरे भैया सुपर कंडक्टर समझते भी हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा बेटा, वो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी वो आपको देने लग जाएगा, है ना। अरे बोलो ना बहुत अच्छी कंडक्टिविटी वो बेटा आपको देने लग जाएगा। वो क्या होता है बेटा, आपका सुपर कंडक्टर होता है ना, सुपर कंडक्टर वो आपका होता है। तो
एक बार अज्यूम करो कि अगर मान लो हम रूम टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर में, अरे अज्यूम क्या करना सर, हम तो है रूम टेम्परेचर है, तो बेटा अगर आप रूम टेम्परेचर अगर आप बैठे हो और रूम टेम्परेचर अगर आप बैठे हो और कोई सा कंपाउंड अगर आपका सुपर कंडक्टर हो गया तो ये चीज पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो बेटा आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कितने टेम्परेचर पे जाके होता है, 0 केल्विन पे जाके होता है बेटा। अगर मान लो फिर भी, अगर मान लो, क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हो, अगर मान लो अगर फिर भी अगर आपको सुपर कंडक्टर को रूम टेम्परेचर अगर बेटा बना देते हो, रूम टेम्परेचर बना देते तो बेटा बहुत फायदा होगा। कैसा फायदा होगा? ये जो आपके जो नॉर्मल जो वायरस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बेटा बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसमें तो लॉस होगा ही नहीं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आइंस्टाइन आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या है? एट टेम्परेचर, देखो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी जो भी मैंने नाम लिया था, एट टेम्परेचर अबव विच मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। बेटा ऐसा टेम्परेचर जिससे ज्यादा जैसे टेम्परेचर आप करोगे उसके बाद मैग्नेटिज्म अगर लॉस्ट आपका हो जाता है तो उस टेम्परेचर क्या नाम देंगे बेटा? क्यूरी टेम्परेचर नाम देंगे। प्लीज ध्यान रखें क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद आपका मैग्नेटिज्म ही खत्म हो जाए, सारा मैग्नेटिज्म ही पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो उस टेम्परेचर क्या नाम दोगे बेटा? क्यूरी टेम्परेचर नाम दोगे। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है इसकी, एक और डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक है, क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक। बेटा ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर आपका पैरा की तरह अगर ऐड करने लग गया तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब हम चालू करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है बेटा? आपका एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब क्या होते हैं? मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स में ये सारी चीजें आपकी आती है। अरे बताया था ना, पी टाइप कंडक्टर, एन टाइप। अरे सर थोड़ा सा बताओ ना, अरे सर थोड़ा सा बताओ ना, ये 12th में हमारे मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत लेट आएगा। तो बेटा मैं रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगा और बहुत शानदार तरीके से। कौन से शानदार तरीके से? क्यों ना ये चीज आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये चीज आप फिजिक्स में ही आगे पढ़ने वाले हो, तो क्यों ना अभी फिजिक्स के ही फैकल्टी को, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दो और बहुत शानदार तरीके से वो बेटा आपको वापस बोलो या फिर ऐसा बोलो, आपको पूरा सेमीकंडक्टर्स और सारे के सारे एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप अभी पढ़ा दे और फिर वापस तो खैर वो पढ़ाएंगे ही बाद में, पर अभी क्यों ना अभी वो ही आपको पढ़ा दे तो कितना मजा आएगा ना। तो चलो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर अब आएंगे आपके नवांक सर। ठीक है, तो नवांक सर बेटा आपका सारा का सारा कवर करवा देंगे। एनर्जी बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड, वैलेंस है ना, ये सारी चीजें, जो भी सारी चीजें आएंगी वो सारी चीजें वो आपको बताएंगे। डोपिंग क्या होता है, वैसे तो हम देख चुके हैं डोपिंग क्या होता है, बट स्टिल डोपिंग से हम क्या कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज बेटा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है अगर हम उसमें डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नवांक सर बताने वाले हैं, अभी अपन इसको मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसा कि आपको सागर सर ने भी बताया होगा, कि ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन होते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जो शायद ज़्यादा डीप आप केमिस्ट्री में समझ पाओगे, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स केमिस्ट्री के भी हैं जिसको आप बहुत अच्छे से फिजिक्स में समझ सकते हो। उन्हीं में से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। और आखिर क्यों कुछ सॉलिड्स इंसुलेटर जैसा काम कर रहे हैं, कुछ सॉलिड कंडक्टर जैसा और कुछ सॉलिड्स सेमीकंडक्टर जैसा काम कर रहे हैं। ये चीज़ बेटा आपको फिजिक्स में काफी लेट यानी कि 12th के एंड में जब आप चले जाते हो और सेमीकंडक्टर चैप्टर पे आते हो, वहां आपको पढ़ने को मिलती है। तो मुझे एक मौका मिला कि मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को आपको समझा सकूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ भी समझ में आए और आपको मजा आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक आपको आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखा जाए बच्चों। सबसे पहली बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो कोई भी सॉलिड होता है ना बेटा, वो सॉलिड मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये एक्सप्लेन करती है या जो हमें इस चीज का ज्ञान देती है कि कोई मटेरियल कितनी अच्छे तरीके से कंडक्शन अपने अंदर करवा सकता है, कितने अच्छे से फ्लो करवा सकता है चार्ज का। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल बात समझ पा रहे हैं। तो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हुए हैं, हमने क्या किया है, हमने हर सॉलिड मटेरियल की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया और एक रेंज निकाली कि आखिर सॉलिड्स में किस रेंज से किस रेंज तक की कंडक्टिविटी मिलती है। तो देखो सॉलिड्स में जिस रेंज की कंडक्टिविटी मिली है वो है 10 to the power -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेके 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक।
कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी बच्चों, कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा हमारा कंडक्टर होगा मटेरियल, उतना अच्छा हमारा कंडक्टर बनेगा मटेरियल। सर कंडक्टिविटी एक बार थोड़ा सा और समझाओ ना। लो बहुत आसान सी चीज है बेटा, आपने तो बचपन में पढ़ी है, नर्सरी केजी में। कब पढ़ी है सर? क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा, R इज इक्वल टू रो L/A, सुना है क्या? हाँ सर, 10th क्लास या 9th क्लास में हमारे पास ये चैप्टर हुआ करता था करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का, जहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L/A। क्या R वाज रेजिस्टेंस? हाँ। रो क्या था यहाँ पे सर? रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ, तो उसी प्रॉपर्टी के इनवर्स को बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर रो आपने पहले देख रखा है रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी यानी कि K, या फिर कुछ बुक्स में C से भी दिखाया जाता होगा। क्या है ये? 1 रेजिस्टिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्ट करना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इसकी प्रॉपर्टी। तो कंडक्टिविटी क्या हुई? जाने देना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, ये प्रॉपर्टी। तो हर मटेरियल की कंडक्टिविटी जब हमने कैलकुलेट की बच्चों, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो जो रेंज मिली कंडक्टिविटी की वो 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक मिली है। और इस पूरे ही रेंज में जो ज्यादा कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर मानते हैं। जिनकी कंडक्टिविटी एवरेज है या बीच में आ रही है इस रेंज में, वो सेमी कंडक्टिव ग्रुप में आ जाते हैं। और जो बहुत ही कम कंडक्टिविटी वाले हैं वही बनते हैं बच्चों इंसुलेटर। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको इंडिविजुअल में बता रखा है। कंडक्टर्स के लिए जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होगी। सेमी कंडक्टर्स के लिए ये रेंज 10⁻6 से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में होगी। और इंसुलेटर्स के लिए 10⁻20 से लेके 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। कुछ बुक्स ऐसा भी बोलती हैं कि इंसुलेटर्स के लिए 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की कंडक्टिविटी पाई जाती है, और कुछ बुक्स 10⁻6 तक दिखाती है। तो ये इतना बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ डाटा है जो हम अगर याद रखें तो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होने वाली है। लेकिन सर हम ऐसे कैसे मान ले, आप बोलोगे तो हम याद कर ले? नहीं, हमको तो फील कराओ कि आ कैसे रहा ये, आ कैसे रहा ये। बस यही फील कराने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, कितनी कंडक्टिविटी है किसी मटेरियल की वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है एनर्जी बैंड के ऊपर, एनर्जी बैंड के ऊपर। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है आप लोगों को वो है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। चलो बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान से समझना, हालांकि ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं इतना मान के चलता हूं कि आपने एक ये टॉपिक जरूर पढ़ रखा है, एनर्जी लेवल, ENE, हाँ ठीक है, एनर्जी सर क्या होता था एनर्जी लेवल? याद करो, आप लोगों को केमिस्ट्री में एक ऐसा फिगर पढ़ाया गया होगा कि अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को जाके अरेंज कर लेते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, जो भी थी आप लोगों की ये पूरी सीक्वेंस होती है, पूरी आप लोगों को याद होती होगी। ये होती है एनर्जी लेवल्स। इसमें हम लोग हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो मैं सोडियम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बच्चों? सोडियम की। तो सोडियम का बेटा आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो? हाँ सर 11 होता है। अगर एनर्जी स्टेट्स के बेसिस पे पूछो या फिर क्वांटम स्टेट्स के बेसिस पे पूछो तो कैसे लिखते हैं इसको? सर 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में क्या लिखते हैं सर? 3s1। अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं सोडियम के एक एटम की बात कर रहा हूँ। कितने एटम्स की बात कर रहा हूँ बच्चों? एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ सोडियम के। तो क्या ये इसकी एनर्जी फिर क्वांटम स्टेट्स में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैंने फिल किया है? हाँ सर, हर इस इलेक्ट्रॉन की या फिर हर इस क्वांटम स्टेट की बच्चों एक फिक्स एनर्जी होती है। हर इस क्वांटम स्टेट की बच्चों एक फिक्स एनर्जी होती है, जिसमें सबसे कम एनर्जी लेवल पे कौन होता है बच्चों? 1s वाला। 1s वाला सबसे कम में होता है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। और सोडियम के पास है भी कितने? 2। शाबाश बच्चों, शाबाश। उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की। कितनी होती है बच्चों? 2s की। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2। है कितने सोडियम के पास? सर 2। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है बच्चों? उससे ज्यादा एनर्जी है सर 2p6 की। 2p6 देखो ध्यान से, ये जो एनर्जी लेवल हो गई, ये हो गई 2p के लिए एनर्जी लेवल। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। और है भी कितने हमारे पास? 6। चलो बहुत बढ़िया। और लास्ट में हमारे पास क्या चीज है बच्चों? 3s की एनर्जी। ये है हमारे
3s ऑर्बिट की 3s क्वांटम स्टेट की एनर्जी, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 2, और सोडियम के पास कितना है बच्चों? 1। ये एक सोडियम के सिंगल एटम की बात हो रही है। सर ये कैसे डिसाइड की जाती है ये एनर्जी? आखिर ये लेवल्स बनाई कैसे गई होंगी? इसका कॉन्सेप्ट समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। जब भी हम ऐसा मान लो ये न्यूक्लियस है मेरा, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे बच्चों। हाँ सर होंगे। इन ऑर्बिट्स में ही तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ रहे हैं ना बच्चों। ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है आखिर इन ऑर्बिट्स में तो आके बैठ रहे हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में बहुत ही आराम से घूम रहे होते हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाते हैं। एक बॉन्ड मतलब केमिस्ट्री वाला बॉन्ड ही समझना भी कुछ देर के लिए। बॉन्ड मतलब एक रिश्ता बनाते हैं न्यूक्लियस के साथ, एक रिश्ता बनाते हैं अगल बगल वाले बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इनके साथ भी जोड़ के रखना है, न्यूक्लियस के साथ भी जोड़ के रखना है। इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती होगी, एक शार्प एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती होगी। कैसी एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती होगी बच्चों? शार्प एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती होगी। और वही शार्प एनर्जी की लेवल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है। ये एनर्जी लेवल्स है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस या फिर अदर इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम। क्या आप ये बात समझ सकते हो? हाँ सर हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि ये इंटरेक्शन की वजह से आने वाली एनर्जी लेवल्स हैं। ध्यान से सुनो, मैं एक बार बार बोल रहा हूँ, शार्प एनर्जी लेवल्स हैं, एकदम शार्प। इसका एनर्जी पक्का डिफाइंड है, इतनी ही होगी। इसकी एनर्जी डिफाइंड है, इतनी ही होगी। इसकी एनर्जी डिफाइंड है कि इतनी ही होती होगी। सो दीज आर एनर्जी लेवल्स, दीज आर एनर्जी लेवल्स। अब ध्यान से समझो, ये सिंगल सोडियम एटम के लिए था। मान लो मेरे पास एक सोडियम का क्रिस्टल हो। क्या हो बच्चों? क्रिस्टल हो। तो इस क्रिस्टल में कितने सोडियम एटम होंगे बच्चों? सर बहुत सारे सोडियम एटम हो सकते हैं। चलो कुछ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। लो भाई बना लिया, कुछ तो बना लिए हमने। हाँ कुछ तो बना लिए। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों, कोई भी एक सोडियम का एटम इनमें से पकड़ो, कोई भी एक रैंडम सोडियम का एटम पकड़ो। सर ये वाला पकड़ दे, ये वाला। चलो ये वाला पकड़ लो भाई। इस सोडियम एटम के चारों तरफ क्या अब और भी सोडियम एटम्स आ चुके हैं? हाँ सर आ चुके हैं। तो अभी इस सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन था, जो सिर्फ इंटरैक्ट किया करता था अपने न्यूक्लियस के साथ या अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्या अब उस इलेक्ट्रॉन को बाकी न्यूक्लियस भी इंटरैक्ट करने के लिए मजबूर करेंगे? हाँ सर करेंगे। क्या कुछ न्यूक्लियस उनकी तरफ खींचना चाहते होंगे या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते होंगे? इस पूरे ही कारनामे के दौरान ये जो शार्प एनर्जी लेवल थी ना बच्चों इलेक्ट्रॉन की, जो शार्प एनर्जी लेवल थी ना इस पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की नहीं, इस पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट की, ये अब इतनी नहीं रह जाती, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके चारों तरफ अब और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, या बहुत सारे और भी सेम एटम आ चुके हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस आ चुके हैं, तो जो इंटरेक्शन फोर्स होता है कभी कम हो जाता है दूसरे की वजह से, कभी बढ़ जाता है दूसरे की वजह से, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब अब रेंज हो जाती है हर एक लेवल की। अब क्या बन जाती है बच्चों? रेंज बन जाती है एनर्जी की, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक क्वांटम स्टेट के लेवल की। और उस रेंज की वजह से अभी तक आपको जो बिल्कुल शार्प एनर्जी लेवल्स दिख रही थी बच्चों, अभी शार्प नहीं रह जाती हैं, अभी शार्प नहीं रह जाती हैं, बल्कि कैसी हो जाती है मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझो। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सोडियम एटम के लिए था बच्चों, इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लो, फिर आगे कहानी देखो क्या हुआ। ध्यान से समझो, क्योंकि जब मैं क्रिस्टल की बात करता हूं तो हर इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करना है, इसलिए कभी उनकी एनर्जी, कभी उस पर्टिकुलर स्टेट में या क्वांटम स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और कभी उसी क्वांटम स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो मतलब क्या हर एक क्वांटम स्टेट जो अभी तक एक शार्प एनर्जी लेवल लेके रखता था, अब उसकी एनर्जी बिखर चुकी होगी, कुछ कम से कुछ ज्यादा तक, कुछ कम से कुछ ज्यादा तक। तो अब जो एनर्जी लेवल्स बच्चों आपको नजर आएंगी, बच्चों एनर्जी लेवल नहीं रह जाएगी, अब वो बन चुका होगा एक रेंज में एनर्जी। तो जब रेंज की हम बात करते हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं बच्चों कि ये हो जाएगा आपका एनर्जी रेंज सिर्फ 1s लेवल का। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? एनर्जी बैंड बोलूंगा, क्योंकि अब इसमें कई सारी रेंज आ चुकी है। तो अभी तक जो एनर्जी लेवल था एटम के लिए, वो बन चुका है एनर्जी बैंड क्रिस्टल के लिए। किसके लिए बच्चों? क्रिस्टल के लिए, सॉलिड के लिए। तो ध्यान से देखो, ये फिर से वही बात हो गई। ये किसकी बात हो रही है? ये 1s स्टेट की बात हो रही है। इससे ज्यादा कहां हो गए बेटा? 2s स्टेट पे आएंगे सर। लो 2s स्टेट बना दिया, इसकी एनर्जी बैंड हो गई। फिर 3p हो गया, 2p हो गया सॉरी, और फिर 3s हो जाएगा सर। तो देखो ध्यान से, क्या बच्चों इसको हम लोग 3s मान लेंगे? हाँ सॉरी, हाँ 3s मान लेंगे। हाँ सर बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे
क्वांटम स्टेट्स की कैपेसिटी लिखता हूँ और आखिर मेरे पास कितने फील्ड है ये भी लिख लेता हूँ। ध्यान से देखो कितनी स्टेट्स मेरे फिल हो रहे हैं ये ध्यान से देख लेता हूँ। क्या सोडियम क्रिस्टल के 1s, मान लो मेरे पास n एटम्स हैं, कितने एटम्स है बेटा, n एटम्स। तो जो 1s स्टेट है, 1s देखो ध्यान से, 1s इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हर एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे n एटम्स हैं तो क्या 2n इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे? हाँ सर भरे जा सकते थे। तो सोडियम क्रिस्टल में कितने भरे हुए हैं सर? 2n भरे हुए हैं। शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया। क्या 2s में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे क्वांटम स्टेट में? हाँ सर। और कितने भरे हुए हैं सर? 2n भरे हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई शाबाश बहुत बढ़िया। क्या 3p में मैक्सिमम 6n इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे? 2p में सॉरी, 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो क्या 2p में 6n इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे? हाँ सर। कितने भरे हुए हैं सर? 6n, वो तो पूरा भरा हुआ है, जितने भरे जा सकते थे सारे भरे हुए हैं। अब ध्यान से देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे सर? 2n, हर एक एटम में 2 तो n एटम्स में 2n। पर क्या सोडियम का जब हमने अभी हम लोगों ने क्वांटम स्टेट के बेसिस पे उसको हम लोगों ने एटॉमिक नंबर में डिवाइड किया था, तो क्या 3s में सिर्फ 1n इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए थे? हाँ सर 3s में तो सिर्फ 1n ही इलेक्ट्रॉन भरे थे। क्या इसके ऊपर और बैंड नहीं होते होंगे क्या? ध्यान से समझो बेटा, क्या इसके ऊपर और बैंड्स नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे सर। इसके ऊपर भी बैंड होता होगा। ये देखो ये भी एक बैंड है। इसमें कितनी कैपेसिटी होगी? कुछ तो होगी, पर भरे कितने हैं? कुछ भी नहीं। भरे कितने हैं बच्चों? कुछ भी नहीं भरे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो। ऐसे बोल सकता हूँ कि इस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड है। इससे ऊपर वाले बैंड में भी जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है इसका मतलब ये भी हो सकता है, आप समझ लो, मूव करने के लिए वो फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री नहीं है। फिर 6n और 6n की पॉसिबिलिटी भी थी, तो यहाँ भी जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली इस पूरे बैंड को फिल कर चुके होंगे। और यहाँ हम लोग अगर बात करते हैं तो 2n में से हाफ ये वाला जो है हमारा फील्ड है, बाकी हाफ जो है ये खाली है। अब ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और एक जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये बैंड है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को ही शो कर रहे हैं, इनकी एनर्जी जो है ऊपर नीचे होती चली जा रही है लगातार, है ना। तो ध्यान से सुनो, कैसे डिफाइन करेंगे हम वैलेंस बैंड को? आखिर कैसे डिफाइन करना है हमें इस वैलेंस बैंड को? तो सुनो ध्यान से, नीचे से लोएस्ट एनर्जी बैंड से ऊपर जाते समय वो एनर्जी बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड होने वाला है, वो सबसे ऊपर वाला एनर्जी बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड होने वाला है, दैट बैंड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। दैट बैंड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए आपको ये बात। नीचे से ऊपर जाते समय सबसे ज्यादा ऊपर मौजूद वो बैंड जो कि कंप्लीटली फिल्ड हो, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा, उस बैंड को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों? वैलेंस बैंड बोलने वाले हैं। तो ये जो बैंड आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये कैसा बैंड कहलाने वाला है बच्चों? वैलेंस बैंड कहलाने वाला है ये। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर हम बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर कंडक्शन बैंड कैसे डिफाइन करना है? अब ऊपर की एनर्जी से शुरू करो। ऊपर से नीचे आते समय सबसे आखिरी में इनकम्प्लीट बैंड जो मौजूद मिले, सबसे आखिरी में इनकम्प्लीट बैंड जो भी मौजूद मिलेगा, वही हमेशा आपके लिए क्या बनने वाला है बच्चों? कंडक्शन बैंड बनने वाला है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त सबसे लास्ट वो बैंड जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि कैसा है बेटा? अनऑक्यूपाइड है। ऐसे भी कुछ बुक्स में लिखा रहता है, इनकम्प्लीट भी बोलते हैं इसको। तो सबसे लास्ट में जो ऐसा बैंड मिलता है जो इनकम्प्लीट होगा बच्चों, जैसे इस केस में शायद ये है इनकम्प्लीट, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? सर कंडक्शन बैंड कहलाएगा ये। क्या कहलाएगा बच्चों? सर कंडक्शन बैंड कहलाएगा ये। तो कंडक्शन बैंड जनरली, या फिर हमेशा, विश्वास करो मेरी बात का, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर वाला बैंड हमेशा क्या बनने वाला है बच्चों? सर कंडक्शन बैंड बनने वाला है। शाबाश बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि आखिर बैंड कैसे बनते हैं, बैंड कैसे फॉर्म होते हैं, और किसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं और किसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो,
करंट का फ्लो या फिर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी जो आ रही है किसी मटेरियल के अंदर, वो क्या शो करना चाहती है कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स कितने आराम से फ्री हो जा रहे हैं मूव करने के लिए। मुझे जरा बताओ, इस बैंड में, इस क्वांटम स्टेट में क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं सर, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे? क्या ये करंट कंस्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये तो कभी करंट फॉर्म नहीं कर सकते। जरा मुझे इसके बारे में कमेंट करके बताओ, इसके बारे में कमेंट करके बताओ, क्या इसमें, इस क्वांटम स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं सर। तो क्या ये कभी कंडक्शन में काम करेगा? नहीं सर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो सर, ये तो वैलेंस बैंड है, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं सर। तो ये कंडक्शन में काम करेगा? नहीं सर, पक्का बात तो नहीं है कि करेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की मदद से इस वाले बैंड को, जो वैलेंस बैंड कहलाता है, एनर्जी दे दूं। क्या दे दूं बच्चों? एनर्जी। पहले तो देखो, सब नीचे से शुरू करो ना। चलो मैंने इसको एनर्जी दी, सबसे पहले इस वाले बैंड को एनर्जी दी। क्या इस बैंड को एनर्जी देने पे इसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले सकते हैं और लेके एक्साइट करके ऊपर भाग सकते हैं? हाँ सर। पर ऊपर वाला खाली है क्या? नहीं सर। कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? वापस उसी में। फिर जगह भर गई, फिर जगह नहीं बची मूव करने के लिए, कोई कंडक्शन नहीं हुआ। लेकिन सेम घटना अगर मैं वैलेंस बैंड के साथ घटाऊं, सेम घटना मैं किसके साथ करूं बच्चों? वैलेंस बैंड के साथ करता हूं, तो क्या वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेके जंप करके कंडक्शन बैंड तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर। तो कहानी यहां से शुरू करते हैं। देखो ध्यान से। अभी भी मैं सोडियम का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो ये जो क्रिस्टल है सोडियम का, ये है सोडियम का वैलेंस बैंड, जिसमें हर तरफ से इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल्ड है, ठीक है। और ये इसके ऊपर मौजूद है कंडक्शन बैंड, या चलो जनरलाइज कर लेते हैं कि इसको, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड की अपर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल के बीच ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो एनर्जी का गैप है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। EG से भी शो करते हैं, कुछ बुक में FEG से भी शो करते हैं। दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस एनर्जी गैप को कवर करके ही हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो ये एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। एक केस ले रहा हूं मैं, किसके बराबर बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। और मैंने जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म यूज किया था, या जो एक्सटर्नल तरीका था वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, उसने इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। कितनी एनर्जी दी बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर क्या ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से बाहर निकलेंगे? हाँ। पर क्या कंडक्शन बैंड तक जाएंगे? नहीं सर, ये कंडक्शन बैंड तक तो पहुंचने वाले है ही नहीं। इनके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड तक जा पाए। अब अगर ये कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाएंगे तो ये कहां आ जाएंगे लौट के? सर वैलेंस बैंड में लौट के आ जाएंगे। और अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर वापस वैलेंस बैंड में आ गए तो क्या फिर से वैलेंस बैंड की सारी क्वांटम स्टेट्स की जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स सब फिल हो गए? हाँ सर, हो गए। तो वैलेंस बैंड में जब फिर से सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, क्या वैलेंस बैंड कंडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब कौन सा मटेरियल कंडक्शन करता है, कौन सा मटेरियल कंडक्शन नहीं कर सकता है, कौन से मटेरियल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कौन से मटेरियल कंडक्टिविटी कम होती है, वो सारा खेल है इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच मौजूद इस एनर्जी गैप में, एनर्जी बैंड गैप में, या फिर बैंड एनर्जी गैप में, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप में। तो ये गैप डिसाइड करेगा आखिर कितनी अच्छी होने वाली है कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की। तो जिन मटेरियल्स के लिए ये गैप काफी ज्यादा कम होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है, ये गैप बहुत ही छोटा होता है। इनफैक्ट अभी मैं आपको एक केस दिखाऊंगा ओवरलैपिंग का। तो जिन मटेरियल्स में ये गैप ना के बराबर हो जाए, कैसा हो जाए बच्चों? बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, उस बैंड में जैसे ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए जैसे ही हम वैलेंस बैंड में एनर्जी देते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बच्चों? कंडक्शन बैंड में। और एक बार इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, तो मटेरियल क्या करने लगेगा बच्चों? कंडक्शन करने लगेगा। क्या करने लगेगा बच्चों? कंडक्शन करने लगेगा। तो आखिर में कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड की जा रही है? इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे डिसाइड की जा रही है। तो देखो ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं डायमंड का। मैं किसका एग्जांपल लेता हूं? कार्बन का एक इलेक्ट्रोड लेता हूं, डायमंड के लिए ये जो एनर्जी गैप आता है बच्चों, वो काफी ज्यादा होता है।
बहुत ज्यादा होता है। आप अच्छी खासी एनर्जी भी दे दो, आप अच्छा खासा एनर्जी कैसे देते हो बेटा, टेम्परेचर बढ़ा के। आप अच्छा खासा मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी डायमंड के केस में वैलेंस बैंड से कभी भी कंडक्शन बैंड तक एक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करने वाला है। और अगर डायमंड के केस में ऐसा हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंचेगा ही नहीं, तो डायमंड या ऐसे और वो भी एलिमेंट्स जिनमें ये प्रॉपर्टी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन तक नहीं जा पा रहा, उनको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे बच्चों, उनको हम बोला करेंगे इंसुलेटर्स। उनको हम क्या बोला करेंगे बच्चों, इंसुलेटर्स, यानी जिनमें कंडक्टिविटी आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर या बढ़ाने पर भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो पाती है। सर पर आपने तो पीछे लिखा था कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती है 10⁻20। हाँ, बहुत छोटी सी पर है तो मतलब कंडक्शन तो होना चाहिए, होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो ब्रेक कर जाएगा तुम्हारा मटेरियल, तब हो जाएगा उसमें कंडक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों उसमें, कंडक्शन। फिर दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। मान लो सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। हाँ बढ़िया। तो मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें क्या पाया गया है बच्चों, उनमें क्या पाया गया है कि कंडक्शन बैंड एक्चुअली वैलेंस बैंड पे ओवरलैप कर रहा होता है। देखो ध्यान से, मान लो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स में ये इस तरीके से पाया जाता है कंडक्शन बैंड। अब देखो हल्का सा भी डिस्टर्बेंस दे दो, तुम हल्की सी भी एनर्जी दे दो, ले इलेक्ट्रॉन भाग के पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, क्योंकि उनको कोई फिर और एनर्जी गैप को कवर करना ही नहीं है ना भाई। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सॉलिड्स जिसमें कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड के साथ, कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड के साथ, ऐसे सॉलिड मटेरियल्स क्या बन जाएंगे बच्चों, कंडक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, कंडक्टर बन जाते होंगे। फिर सर सेमीकंडक्टर क्या होता है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, जिनके लिए ये गैप, पहली बार ध्यान से समझ लो, जिनके लिए गैप बहुत ज्यादा नहीं है पर है, ठीक ठाक गैप है। क्या मैंने क्या बोला कि सर हाँ ये ठीक ठाक गैप है, बहुत ज्यादा नहीं है पर ये ठीक ठाक गैप है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ टेम्परेचर तक तो अपने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नहीं दे सकते, पर हाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते होंगे, और उस टेम्परेचर के बाद वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी शो कर पाते होंगे, हालांकि उस टेम्परेचर से पहले कंडक्शन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते होंगे। ऐसे ही एलिमेंट्स बेटा हमारे लिए क्या बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है पूरी कि आखिर हम किसी मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे उनकी कंडक्टिविटी के बारे में हमने बात किया है, आखिर वैलेंस बैंड क्या होता है, आखिर कंडक्शन बैंड क्या होता है, उससे भी पहले आखिर बैंड क्यों बना है, आखिर एनर्जी लेवल से वो बैंड में कैसे बदला है। तो एनर्जी लेवल इज डिफाइंड फॉर एटम, while energy band is defined for क्रिस्टल्स। याद रखना, क्या बात समझ पा रहे हैं हम लोग? हाँ सर, हम बहुत ही अच्छे से सारी बातें समझ पा रहे हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, पूरे कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। एनर्जी बैंड्स इससे इंपॉर्टेंट है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि हमको डिसाइड करके बताता है कि आखिर कौन सा मटेरियल इंसुलेटर, कौन सा मटेरियल कंडक्टर और कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता होगा। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल अभी मुझे आपसे और भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, जैसे आखिर कंडक्टर में कंडक्शन हो किसकी वजह से रहा है, या सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे हो रहा होगा, इन सब बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आप प्लीज अपने वीडियो को रोक के इतनी सारी चीजों को, अच्छी खासी चीजें हैं, लिखने में आओगे बेटा बहुत है इसमें, बहुत कुछ, अच्छे से इन सारी चीजों को नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है? तो मैं लौट के आता हूँ आपके पास, तब तक आप इतनी चीजों को नोट करिए। तो देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने कहा था या फिर जैसा मैंने आपसे बोला था कि हमको अभी कुछ और चीजें भी जाननी है, आखिर किस तरीके से कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा होगा और किस तरीके से सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता होगा। तो बच्चों ध्यान से समझो, जब भी हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स हमें दो तरीके से मिलेंगे। किस किस फॉर्म में मिलेंगे सर? एक तो होगा सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला कंडक्टर, है ना? एक किस फॉर्म में होगा बच्चों? सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला कंडक्टर। और कुछ होते हैं कंडक्टर्स जो हमें मॉल्टन फॉर्म में मिलते हैं, मॉल्टन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल NaCl जब मॉल्टन फॉर्म में होता है, जब मॉल्टन फॉर्म में होता है तो वो ऐसा कंडक्टर काम करता है, हालांकि सॉलिड NaCl कंडक्टर जैसा काम नहीं कर रहा होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, मैं जो कहना चाहता हूँ छोटी सी बात वो ये है कि जब भी हम किसी सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें
कंडक्शन करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट फॉर्म करता है सॉलिड कंडक्टर में। बल्कि मोल्टेन फॉर्म में जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे, NaCl की बात करेंगे, तो मोल्टेन फॉर्म में जब इसमें आप कंडक्शन कराते हो तो यहाँ आयंस का फॉर्मेशन होता है, Na+ का या फिर Cl- का। तो ये Na+ और Cl- आयंस जो है ये यहाँ पे कंडक्शन का काम कर रहे होते हैं, ये यहाँ पर कंडक्शन का काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि कौन सी चीज है जो कंडक्शन का काम कर रही है कंडक्टर्स में, तो आप बोलोगे कि सॉलिड कंडक्टर है सर तो इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मोल्टेन फॉर्म है तो आयंस। चलो बेटा शाबाश। एक बात और समझते हैं कंडक्टर के बारे में। मैंने जैसे अभी आपसे डिस्कस किया था टॉपिक कंडक्टिविटी, तो मुझे एक बात बताओ जरा सोच के, आखिर एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो? अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो सोचो जरा, बताओ बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। तो में से बहुत लोगों ने कहा होगा बढ़ेगी, बहुत लोगों ने कहा होगा घटेगी। याद रखना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी घटती है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी घटती है। सर ऐसे तो नहीं मानेंगे, एक रीजन दे दो। ले भाई ले रीजन ले ले भाई, ले लो। मान लो एक वायर है, मान लो ये वायर है, वायर में क्या फ्लो कर रहे होंगे बच्चे? लगातार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे फ्लो करते हैं? नहीं भाई, इतना अच्छा तो है नहीं वो कि बिल्कुल सीधे फ्लो करे। वो एक्चुअली जिगजैग ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं। कैसे मोशन कर रहे होते हैं? जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचना चाहिए कंडक्शन करने के लिए, वो इसी के अंदर लगातार वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और इतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि आगे बढ़ने में उसमें बहुत दिक्कत आने लगेगी। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा। तो सोचो, जितना तेज आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी होती कंडक्शन। वाइब्रेशन में जितना ज्यादा अपना समय निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन उतना स्लोली बढ़ेगा आगे, और स्लोली बढ़ेगा आगे तो कंडक्शन होगा कम, और कंडक्शन होगा कम मतलब कंडक्टिविटी होगी कम। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कंडक्टर के बारे में हमको और पढ़ना था। और अब हमारा टॉपिक पूरी तरीके से किस पे जाने वाला है बच्चों? सेमीकंडक्टर पे जाने वाला है। तो अगले 10 से 15 मिनट हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ मैं आज का लेक्चर आपका खत्म करता हूँ। देखो ध्यान से, सेमीकंडक्टर्स में आखिर करंट किसकी वजह से होता है, या फिर सेमीकंडक्टर में कौन वो चीजें हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है? तो याद रखना, सेमीकंडक्टर में भी दो चीजों की वजह से करंट का फ्लो हो रहा होता है। एक है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा है होल्स का। क्या तुमने पहली बार ये वर्ड सुना है होल? हाँ सर हमने तो पहली बार सुना है ये वर्ड होल। तो चलो इस होल के बारे में भी आपको बहुत ढंग से समझाता हूँ, पर उससे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। क्या आप केमिस्ट्री के ग्रुप 14, आप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 के कुछ एलिमेंट्स के बारे में मुझे बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं ना। क्या उसमें सिलिकॉन भी आता है क्या? हाँ सर आता है, सिलिकॉन आता है। क्या उसमें Ge गैलियम जिसको आप बोलते हो क्या वो भी आता है क्या? हाँ सर आता है ना। चलो बहुत बढ़िया। इस सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 ग्रुप 4 लिखा है, 4 ही होंगे। शाबाश बहुत बढ़िया। तो मतलब इस सिलिकॉन के इस एटम के पास क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या अगर मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ, याद रखना मैं क्रिस्टल की बात करूँ, बैंड क्रिस्टल में हुआ है भाई। अगर मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या एक और सिलिकॉन का एलिमेंट हो, एटम हो सकता है? हाँ। क्या यहाँ हो सकता है? हाँ। यहाँ हो सकता है? हाँ। यहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। हर जगह में सिलिकॉन का एक एलिमेंट या एक एटम मैं ले ले रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो क्या इस सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल होंगे। इसके पास बिल्कुल होंगे। इसके पास बिल्कुल होंगे। इसके पास बिल्कुल होंगे। इसके पास बिल्कुल होंगे, और इसके पास भी होंगे सर। इसके पास ये कोई अलग थोड़ी है, इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होते ही होंगे। ध्यान से देखो, शायद मैंने सभी का बना दिया, बढ़िया। हम भी जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट तब होता है जब उसमें घूमते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4। क्या करेगा? दोस्ती। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा? ऐसे, ये इसके साथ ऐसे ऐसे। अब जरा देखो, क्या इस सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हाँ। अब ये थोड़ा सा जाके शांत बैठा रहता होगा। ऐसे ही हर सिलिकॉन का एटम अपने आसपास के बाकी सिलिकॉन के एटम्स के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता होगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, शायद ये भी कुछ स्टेबल हो जाते होंगे, और साथ साथ हमारा एटम भी जो है कुछ स्टेबल हो जाता होगा। ये कुछ कहानी है सिलिकॉन के एलिमेंट की, सिलिकॉन के क्रिस्टल की, सॉरी, है ना। अब ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे,
इस क्रिस्टल के बारे में अगर आपको मैं और डिटेल में बताता तो आपको पता चलेगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब अगर मैंने सिलिकॉन के क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो ये जो बॉन्ड्स जो अभी मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखाए हैं बच्चों, ये ब्रेक करना शुरू करेंगे। ये क्या करना शुरू करेंगे? ब्रेक करना शुरू करेंगे। जब ये ब्रेक करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जब चलना शुरू करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होगा सिलिकॉन के क्रिस्टल में। इस कंडक्शन को ही हम ये जो पूरा कंडक्शन हो रहा है यही कारण बनेगा सिलिकॉन की कंडक्टिविटी का, यही कारण बनेगा सिलिकॉन की कंडक्टिविटी का, बॉन्ड का ब्रेक करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होता होगा और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ऐसा हो सकता है ना बेटा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, बॉन्ड टूटने पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, शांत बैठेगा नहीं, इसने कहा हट, यहां से इसको हटाएगा, इसकी जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने ली, तो यहाँ क्या हुआ? एक वैकेंसी आई बच्चों, ध्यान से देखना, एक वैकेंसी आई। जैसे यहाँ पे वैकेंसी दिखी, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या, अरे बाप रे बाप, वहां तो जगह खाली है, और हमेशा सुना है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड, है ना? तो कुछ ऐसी कहानी है, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं, मैं तो इस वैकेंसी में जाके बैठूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ब्रेकअप करके ये इलेक्ट्रॉन चलाएगा यहाँ, होल का, सॉरी वैकेंसी कहाँ भाग गई? वैकेंसी पहुंच गई यहाँ, वैकेंसी पहुंच गई यहाँ। क्या ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, क्या लगातार कुछ एक वैकेंसी है जो कि इसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है? हाँ, इस वैकेंसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस वैकेंसी को ही हम बोलते हैं बच्चों होल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? होल्स बोलते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, होल इस तरफ जा रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर में मैंने क्या लिख रखा था बेटा वहां पे कि दो चीजों की वजह से कंडक्शन हो रहा होगा, एक तो है होल और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो लाइन बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है इतना बड़ा, यहां से मैंने एक वायर लगा के ऐसे बैटरी लगा रखी है, तो ये वायर क्या है बच्चों? ये कंडक्टर है। ये मटेरियल क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के अंदर किस किस की वजह से करंट का फ्लो हुआ बच्चों? होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से हुआ सर। पर सेमीकंडक्टर से जैसे ही बाहर निकलते हो, आउटसाइड सेमीकंडक्टर, द फ्लो ऑफ करंट विल ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे होल का कोई लेना देना नहीं होगा। पर हाँ, सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही लगातार कंडक्शन कर रहे होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। सर थोड़ा सा और समझाओ, एक और फील दिला दो तो और अच्छा लगेगा। लो फील लो यार, कौन मना करता है तुमको? लो भाई फील लो। अब की फील लेने के लिए लेकिन फिर से बैंड थ्योरी में चलेंगे भाई, बुरा मत मानना। ये देखो भाई, ये रहा मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन, सॉरी किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का वैलेंस बैंड, ठीक है? ये है मेरे किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का वैलेंस बैंड जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये है मान लो कंडक्शन बैंड, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, कंडक्शन बैंड है। ये है उनके बीच की एनर्जी। जब मैं कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म का यूज करता हूं अपने वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, मैं क्या यूज करता हूं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड करते हो। थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आता होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बातें कर रहा हूं। एक्चुअली हम बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैटरी क्या डेवलप करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जब जहां पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इतिहास गवाह है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो चार्ज मूव करेंगे। सुनो ध्यान से कहानी। जब बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, क्या मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ सकता है? हाँ सर, बढ़ सकता है। अगर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के ऊपर भाग जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के ऊपर आ गए, अब क्या उनके पास बहुत जगह है मूव करने के लिए? हाँ, तो मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चालू की थी बच्चों, समझना। मान लो मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चालू की थी। सपोज यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन भाग के ऊपर गए। इन तीनों जगह क्या बना है बेटा? इन तीनों जगह क्या बना है? ध्यान से देखो, वैकेंसी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं, क्या ये उल्टा भागना शुरू कर देंगे? हाँ, इसके उल्टे भागने की वजह से अब कंडक्शन बैंड में करंट का फ्लो शुरू हो गया। कंडक्शन बैंड में करंट का फ्लो शुरू हो गया। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पर एक मिनट, क्या यहाँ भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ है। क्या यहाँ मौजूद एक इलेक्ट्रॉन या यहाँ मौजूद एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस होल को भरने भाग जाएगा? उसको जगह दिख रही है भाई, अभी मैंने कहा था ग्रास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा हरी होती है। इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले ली, तो ये होल अब यहाँ पहुंच गया।
इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले ली तो ये होल लगा के पहुंच गया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले तो होल यहाँ, इसकी जगह तो होल यहाँ, इसकी जगह तो होल यहाँ। क्या यहाँ पे वैलेंस बैंड में इस तरफ होल भाग रहा है क्या? देखो ये होल था, इलेक्ट्रॉन यहाँ भागा, ये होल बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये होल बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये होल बन गया। क्या होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं? हाँ, तो वैलेंस बैंड में कंडक्शन हो रहा है। हाँ, किसकी वजह से सर? होल्स की वजह से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, और दोनों मिलके हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या कर रहे हैं बच्चों? कंडक्शन कर रहे हैं। दोनों ही मिलके हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंडक्शन कर रहे हैं। पर एक बात आपको जो भी याद रखनी है, और क्या है वो? ये कि कंडक्टिविटी अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्यों? कॉन्सेप्ट ही है ये भाई, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां भागेंगे? कंडक्शन बैंड में। और यही तो करवाना था तुझको, यही तो करवाना था ना भाई हमको। हाँ, यही करवाना था। तो याद रखना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाइल कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, और सर हमको बिल्कुल समझ में भी आया है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लो कि सेमीकंडक्टर में आखिर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही मिलकर क्या कर रहे होते हैं बच्चों? कंडक्शन कर रहे होते हैं। सर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसा होता है बेटा? बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। और अच्छे से बोलता हूं मैं, और अच्छे से बोलता हूं। एक्चुअली एक ऐसा सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिलिकॉन वाला। देखो ध्यान से, इस सिलिकॉन वाले एटम्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना बच्चों। देखो सिलिकॉन वाला क्या होगा उसमें, देखो इस फिगर के लिए बेटा मैं एक बार आपसे खुद बोल रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रहा हूँ। एक बार प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर रेफर करिएगा, उसमें आपको ये फिगर बहुत ही तमीज से दिखेगा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। वो भी एकदम ध्यान से देखो। ये है, मान लेते हैं एक ऐसा क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन मौजूद है। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ये देखो भाई, इन्होंने 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 इसने उसने से ऐसे आपस में क्या बना रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। क्या बना रखा है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। देखो ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब क्या है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड है, ताकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास आ जाते हो। बिल्कुल सही बॉन्ड है सर, कोई बुराई नहीं है। जब भी हम एक ऐसे सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे होते हैं बच्चों जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स मौजूद हैं, जैसे सिलिकॉन के अलावा कोई और मौजूद नहीं है, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों तो वो काफी ज्यादा कम होती है। इतनी कम होती है कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा हो और आप ऐसे हाथ लगा दो, आपको बहुत खास झटका वटका नहीं लगेगा। तो ये करंट बहुत ज्यादा काम का नहीं है हमारे लिए। यार फिर तो सेमीकंडक्टर ही काम का नहीं रहा, नहीं है ना बच्चों। खेल करेंगे ना थोड़ा सा। क्या खेल करोगे सर? कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका अभी हमने डिस्कस किया है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल। आप या तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दो, बढ़ाते रहो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। सर कब तक बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे? तो मत बढ़ाना, ले दूसरा तरीका देख ले भाई। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को प्योर मत रहने दो। मतलब सर क्या इसमें सिर्फ अभी सिलिकॉन्स नजर आ रहे थे आपको? हाँ, एक काम करो, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह कोई और एलिमेंट ला के रख दो। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ करते हैं ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है सिलिकॉन, याद रखना ग्रुप 14 का एलिमेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप 15 के एक एलिमेंट को, 15 में कौन आता है? एन आता है क्या? एन। हाँ, NPASSBPI। चलो AS की मदद से मान लो मैं एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दूं तो बीच में आ जाएगा AS। आर्सेनिक की बोलते हो तुम लोग शायद, नहीं बोलते भाई, हंसना नहीं यार। इधर देखो ध्यान से, इधर कौन है? सिलिकॉन। इधर कौन है? सिलिकॉन। इधर कौन है? सिलिकॉन। इधर कौन है? सिलिकॉन। ये सारे सिलिकॉन है, बाकी जगह भी सिलिकॉन है। एक सिंगल एलिमेंट लाया मैंने, एक सिंगल एटम लाया है। सिंगल एटम के लाने से हुआ क्या? इस सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने आर्सेनिक के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड किया। इसने भी इससे किया, इसने भी इससे किया, इसने भी इससे किया। पर परेशानी ये है इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया? इस पर्टिकुलर एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। हाँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, विश्वास करो मेरा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन
उन इलेक्ट्रॉन से जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। देखो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं? हाँ। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो इन कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन से थोड़ी ज्यादा होती है। मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। तो ये अगर आपका कंडक्शन बैंड था, ये आपका एनर्जी बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड था, तो वैलेंस बैंड से ज्यादा होती है इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कंडक्शन बैंड से कम होती है। ये एक नई एनर्जी लेवल में आके बैठे होते हैं जो फ्री वाले हैं वो। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब तक शांत रहेंगे? इनको चारों तरफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनने को दिख रहा है और मैंने पहले भी कहा है दुनिया का हर चीज क्या चाहता है? स्टेबल होना। ये क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी से जाके मारेगा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को, उनका बॉन्ड तोड़ेगा तो वहां पे जाके वो बैठ जाएगा। वो बैठा तो कोई इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुआ? हाँ सर हुआ। अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे का बॉन्ड तोड़ेगा और लगातार कंडक्शन तेज करता चला जाएगा। तो इसमें हमने किया क्या? आखिर हमने एक दूसरे एलिमेंट को प्योर क्रिस्टल मिला के ऐड कर दिया ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सके। वो प्रोसेस लिख लेना बच्चों। वो प्रोसेस जिसमें हम एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में बाहर से एक इम्प्योरिटी, इसको इम्प्योरिटी बोला जाता है बेटा, कूड़ा नहीं है ये, कूड़ा नहीं तुम्हारे घर में डस्टबिन में रखा हुआ, नाम है इसका इम्प्योरिटी। जब भी हम किसी प्योर क्रिस्टल मिला के एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सके, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? डोपिंग बोली जाती है। क्या बोली जाता है बच्चों? डोपिंग बोली जाती है। और डोपिंग क्या बहुत ज्यादा की जाती है? नहीं, बता रहा हूं, दिमाग में रखना। 10⁻⁷, हाँ 7 या 8 में से कुछ एक होता है, एक बार आप फिर खुद भी देख लेना, पर यहाँ तक मैं श्योर हूँ 10⁻⁷। 10⁻⁷ सिलिकॉन के एटम्स अगर ले लो आप, 10⁻⁷ सिलिकॉन के एटम, तो इसमें सिर्फ एक आर्सेनिक का एटम डालोगे। बहुत कम है ना डोपिंग? बहुत ही कम है ना? नहीं भाई, और फील कराता हूँ। एक मोल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाओगे, कुछ तो वजन होगा ना उसका, तो एक मोल, अगर मान लो एक मोल का जो भी मास होता होगा सिलिकॉन का, आप देख लेना मुश्किल से सिलिकॉन का कितना होता होगा, आप देखना एक बार। एक मोल के बराबर अगर आपका क्रिस्टल है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हुए? 10⁻23 हुए ना? इतने एटम्स हुए ना सिलिकॉन के। 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स में एक डोपिंग थी, तो 10⁻23 में कितनी डोपिंग हो गई भाई? 10⁻16। देख कितने एटम्स है डोपिंग वाले, देख बहुत होते हैं भाई। पर हाँ आपको याद रखना है 10⁻⁷ एटम्स में सिर्फ एक की डोपिंग की गई है। तो व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज अ मेथड ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर क्रिस्टल ऑफ अ सेमीकंडक्टर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। जब हमने डोपिंग की, इस केस में मैंने ग्रुप 15 का एलिमेंट लिया था, जब मैंने ग्रुप 15 का एलिमेंट लिया था तो मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला था और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब इस सेमीकंडक्टर का नाम बदल के हम लोग रख देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोला करेंगे बच्चों इसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या बोला करेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। गलत। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है भाई। कैसे सर? क्या था पहले? सिलिकॉन का क्रिस्टल था, हाँ। क्या हर सिलिकॉन एटम है? हाँ। एटम न्यूट्रल है, हाँ। आप लाए क्या हो? आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या लाए हो? एटम। वो एटम न्यूट्रल है, हाँ। तो अपने न्यूट्रल एटम को हटा के न्यूट्रल एटम जो लगाया है भाई, तो कहां से चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखना एन टाइप इज ओनली इसका नाम। इसका नाम क्यों रखा गया है? ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन ज्यादा होता चला जा रहा है। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप। इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये गलतफहमी मत रखना अपने अंदर। सिमिलरली एक और तरीका भी था मेरे पास, एक और तरीका भी था। तो याद रखना एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में भी कंडक्टिविटी दो चीजों की वजह से हो रही है। जैसा कि प्योर में होता था होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो तो हो ही रहा है, साथ साथ इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रहा है। तो एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए भी शायद इनका नाम एन टाइप रखा गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ ग्रुप 13 का एक एलिमेंट लो। 13 में कौन आता था? 13 में कौन आता था सर? एक बहुत छोटी सी गलती हो गई है, मुझे ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट नहीं याद आ रहा था, माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता है। पर हाँ मेरे को अभी अच्छे से याद हो चुका है। बैगन आलू गाजर थैला, इस तरीके से मुझको याद करना था। और आलू में एल्यूमिनियम आता है। सपोज मैंने एक सिलिकॉन के एलिमेंट को एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया होता,
बाकी चारों तरफ अभी भी क्या मौजूद है बच्चों? सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। क्या इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड कर लेगा? हाँ। क्या इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर लेगा? हाँ। इसका एक इसके साथ कर लेगा? हाँ। इसका एक इसके साथ करने जाएगा, पर क्या उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है? नहीं। ऐसे एटम्स को बेटा हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या? नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या ये इलेक्ट्रॉन रिच, इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये रिलेटिव वर्ड है। जैसे मुझको आप मोटा बोलोगे अगर, तो ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप खुद अगर पतले होगे तो बोल सकते हो। मोटापा, पतला होना, अमीर गरीब होना, ये कंपैरेटिव होते हैं टर्म्स, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी सिलिकॉन के कंपैरिजन में जिस एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि ग्रुप 15 के एटम्स। और सिलिकॉन के कंपैरिजन में जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते होंगे आउटरमोस्ट में, वो बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब मैंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम लाके इस सेमीकंडक्टर में अपने रखा है, तो चौथा सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इधर किसी बॉन्ड को नहीं फॉर्म कर पा रहा। मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पे उसको एक वैकेंसी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? वैकेंसी। फिर से वही बात, क्या जैसे ही मैं कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म का यूज करता हूँ, तो इस वैकेंसी पर आके रोकने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाता होगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ जाए तो यहाँ क्या बन जाएगी बच्चों? वैकेंसी। फिर वहां कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर एक नई वैकेंसी। तो स्टार्टिंग से वैकेंसी मौजूद है पहले से, वहां बॉन्ड तोड़ना पड़ा था पहले वैकेंसी के लिए। बात समझ पा रहे हो? हाँ। अब क्या इस वैकेंसी की वजह से कंडक्शन बढ़ जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये वैकेंसी नहीं है बल्कि एक होल है। और शायद जब मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को लाके सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐड करता हूं, तो ये होल जो एक एक्स्ट्रा होल आता है, इस होल की एनर्जी जो है बाकी जो कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती होगी। अब ये होल की वजह से कंडक्शन मटेरियल का बढ़ जाता होगा, शायद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से कम हो जाते होंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होता है? नहीं, पॉजिटिव नहीं होता है। फिर क्या होता है बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि सिलिकॉन के एटम को हटाया है एल्यूमिनियम के एटम ने, और एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आखिर इसका नाम पी क्यों रखा गया होगा सर? इसका नाम पी बस इसलिए रखा गया है बच्चों क्योंकि इसमें होल्स की वजह से कंडक्शन ज्यादा हो रहा है विद इन सेमीकंडक्टर। तो ये छोटी सी कहानी थी कि होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हमने डोपिंग कर दी है इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ये छोटी सी कहानी हमने और सीख ली है सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने ये भी सीखा है सेमीकंडक्टर के बारे में कि कंडक्टिविटी इनकी हमेशा बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हमको जो डिस्कस करना था। अभी क्या चैप्टर खत्म हो गया है सर? क्या आप जा रहे हो छोड़ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और टॉपिक छोटा सा, बहुत छोटा सा, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ के हम इस चैप्टर का एंड करते हैं। तो बेटा जल्दी से हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर इनको किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं ध्यान से समझते हैं। चलो देखो, तो चलो बच्चों हम लोग अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमको एप्लीकेशंस पढ़ने हैं इन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के, है ना। तो देखो ध्यान से, या फिर सेमीकंडक्टर्स के एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इन सारे एप्लीकेशंस को याद रख लोगे ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। एन टाइप या पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को, जब मान लो मेरे पास एक एन टाइप का मटेरियल और एक पी टाइप का, जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो एक चीज तुम्हें नजर आ रही है, बहुत डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाऊंगा बच्चों, परेशान नहीं हो। एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक नई चीज मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायोड। क्या बोलते हैं बच्चों? डायोड। और इस डायोड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? रेक्टिफाई करने में, किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रेक्टिफाई करने में। सर रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करने का मतलब एकदम सिंपल लाइन में एक लाइन बताता हूँ। मान लो मैं इधर से एसी सिग्नल भेज रहा हूँ। कैसे सिग्नल भेज रहा हूँ? एसी। मुझे उधर डीसी चाहिए। कैसा चाहिए बेटा? डीसी चाहिए।
तो इधर से एसी सिग्नल आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ डायोड लगा दूंगा तो अब इधर मुझे सिर्फ डीसी सिग्नल मिल रहे होंगे, मतलब वो जो नेगेटिव वाला पार्ट था या जो पॉजिटिव वाला पार्ट में था, इनमें से किसी एक को तुम्हारा डायोड पूरी तरीके से खत्म कर चुका होगा या नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव बना दिया होगा, तो सिर्फ पॉजिटिव वेव्स नजर आ रही होंगी या सिर्फ नेगेटिव नजर आ रही होगी। तो पहले एप्लीकेशन क्या हो गया, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के मिलने से बनता है बेटा डायोड, और डायोड का काम क्या होता है, सिग्नल को रेक्टिफाई करना, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। दूसरा जो एग्जांपल है या फिर दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है ट्रांजिस्टर्स का। सर ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर 3 सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स को यूज करके बनाया जाता है, जिसमें से पहला और तीसरा एक जैसे होते हैं, या तो ये एन ये भी एन, या तो ये पी ये भी पी, बीच में डालते हैं दूसरा वाला एलिमेंट जिसको हम लोग पी या एन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एन तो बीच में पी होगा तो एन पी एन, ये पी तो बीच में एन होगा तो पी। तो ऐसे पी और एन दो तरीके के हम लोग सेमीकंडक्टर की कॉम्बिनेशंस में ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ट्रांजिस्टर हो रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत डीप जाना है फिजिक्स में इन पहले और दूसरे पॉइंट में, अभी बस आप ये समझ लो काम क्या है, कैसे किया ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, जब फिजिक्स में आएंगे जरूर सीखेंगे अच्छे से। ट्रांजिस्टर्स का काम होता है एम्पलीफायर की तरह के काम करना। तो व्हाट आर एम्पलीफायर्स, किसी सिग्नल को जो बहुत कमजोर हो चुका है दोबारा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। और ये जो एम्पलीफिकेशन हो रही है ना बच्चों, ये भी सेमीकंडक्टर की वजह से ही हो पा रही है। तो तीसरा क्या है सर, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, सोलर सेल। आपने सोलर सेल का नाम सुना है, आजकल तो बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से इसके बारे में चर्चा भी चलती है। तो ये जो सोलर सेल्स में होते हैं ना बच्चों, ये भी सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। और इनका यूज क्या है, हम सब जानते हैं, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ये किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलो चौथा एग्जांपल है, फिर चौथा एप्लीकेशन क्या है बच्चों, जो भी ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 13 में आपके क्या क्या आ गया, बी आ गया, एल आ गया, जी ए आ गया है ना, और ग्रुप 15 में एन पी एस एस बी पी आई, जब हम इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे आई एन एस पी, जैसे ए एल पी, जैसे जी ए एस, गैलियम आर्सेनिक बोलते हैं जिसको। ये सारे ही जो तुमको कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो भी चीज तुम्हें नजर आ रही है यहाँ पे, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब ये तुरंत किसी भी चीज को फील कर सकते हैं। तो इनकी मदद से पता है क्या बनाया गया, इनकी मदद से बनाया जाता है एलईडी या फिर फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ऐसे डायोड्स का काम क्या है, लाइट को डिटेक्ट कर लेना, उसकी वजह से करंट का फ्लो रोक देना या करंट का फ्लो चालू कर देना, इस तरीके के भी काम हम आराम से कर रहे हैं। आपने एलईडीज तो देखी हो ना छोटी छोटी, वो एलईडी भी इन्हीं कॉम्बिनेशन से बन रही है, जो कि ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिलाने से बन पाती होंगी। ठीक उस तरीके से लास्ट एप्लीकेशन जो आपको याद रखनी है वो है ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। आपने सर 13 के साथ 15 ही क्यों किया, 12 के साथ 16 ही क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर तो 14 में है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा कंबाइन होकर 8 इलेक्ट्रॉन दे। जैसे 13 के पास 3, 15 के पास 5, कॉम्बिनेशन 8, 12 के पास 2, 16 के पास 4, 16 के पास 6, कॉम्बिनेशन 8। तो देखो ध्यान से, ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को अगर मैंने आपस में कंबाइन किया, ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को अगर मैंने आपस में कंबाइन किया, तो जो चीजें मुझे मिल सकती है या जो एलिमेंट्स मुझे मिल सकते हैं, जो कंपाउंड्स मुझे मिल सकते हैं, वो है ZnS, CdS, CdSe, HgTe। ये सब कैसी चीजें हैं, ये एक्चुअली में याद रखना ये पॉइंट, क्योंकि कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, शायद नीचे का बोर्ड दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसा सोच के आगे पॉइंट नहीं लिखा हूँ, मैं सोच रहा हूँ समझा दूंगा तो आप लिख सकते हो। देखो जब भी ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट्स जुड़ते हैं ना बच्चों, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट। पर जब ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कोवेलेंट तो बनाते ही हैं, साथ साथ आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। आयनिक बॉन्ड बनाने से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनने से सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कंपाउंड्स के लेयर्स को यूज करते हैं। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने, उसमें जैसे आपको कैसे पता कि अल्फा पार्टिकल घूम के जाके कहीं चला गया, एक स्क्रीन पे फ्लैश पड़ गया था वहां पे, तो हमने स्क्रीन पे कुछ तो लगा रखा होगा ना, कुछ तो लगा रखा होगा, वो इन्हीं चीज के पाउडर हुआ करते हैं या इन्हीं चीजों को हम लोग वहां पे लगाया करते हैं, क्योंकि ये वहां पे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में या एक्सरे में भी कई जगह पे इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप 12 ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का, जो कि कोवेलेंट और आयनिक दोनों तरीके के बॉन्ड देते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर लोगे बहुत ही ढंग से, और ये सारी एप्लीकेशंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। एक चीज बेटा बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आप हो जाना, गुजर जाना, उसके बाद ही अपने आप को समझना कि हाँ आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी बस हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और एंजॉय करो। चलो थैंक यू। हाँ
तो बेटा हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देख ली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख ली, सारा का सारा आपका चैप्टर हो गया खत्म। शुरुआत हमने कैसे किया था आप लोगों को सब पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़े थे, अमॉर्फस सॉलिड्स हमने पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखे, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिस्टल्स देखे, ब्रेविस लैटिस देखे, याद आ रहा है, 7 यूनिट सेल्स देखे थे, याद आ रही है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने और क्या क्या देखा था, देख लो, आयोनिक सॉलिड्स देख लिए, डिफरेंस देख लिए, रेडियस रेशियो देख लिया, बहुत सारी बातें हमने इस पूरे चैप्टर में सीखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये पूरा चैप्टर आपने पूरा थोरोली बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, और क्योंकि अगर आपने एंजॉय किया है बहुत अच्छी तरीके से तो आई होप बेटा अब आपसे एक एक क्वेश्चन आपको जो मॉड्यूल जो भी प्रोवाइडेड है, जो भी आपके पास मटेरियल है, आई होप कि बेटा अब आप 90 से 99% में बेटा लगभग सारे ही क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं खुद से, है ना, खुद से आप लोग कर सकते हैं। आई गारंटी बेटा, मतलब जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा बेटा, बिलीव मी, जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपके सारे आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा। जितना भी मैंने आपको सिखाया एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता वो क्वेश्चन आप में से पूछिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, और कुछ छोटी छोटी बातें थी, जैसे कि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था एक बार कि कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो, टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने एक बहुत शानदार एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, मूली के पराठे, अरे याद आ रहा है मूली के पराठे, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसका कंसेप्ट बेटा आगे बता दूंगा। तो बेटा आज मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि होता क्या है जब भी आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे मतलब आप प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स हम क्या होता है बेटा आपके पास आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो यार कोई सी भी पर्टिकुलर चीज है उसके पास इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। जबकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स सब दूर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यार, बोलो ना, कम हो गया। तो बेटा बहुत इजी सा कंसेप्ट था, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम करते हैं हमारे इस वाले लेक्चर को, पर्टिकुलर इस वाले लेक्चर को हम एंड। अब जो हमारे आखिरी हम लेक्चर रख लेते हैं, उस आखिरी लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, छोटी छोटी चीजें, जैसे ब्रैग्स इक्वेशन हो गया और मिलर इंडाइसेस हो गए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें के बेटा क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इन चीजों को, छोटी चीजों को कुछ 5 या 6 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो ये चीजों को हम सीख के हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर आपका क्वेश्चंस का ही होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर का। काफी सारे क्वेश्चन मैं खुद भी करूंगा, काफी सारे क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। और जो उसके आंसर्स आएंगे वो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए, ठीक है। तो चलो इस वाले लेक्चर को आज हम करते हैं खत्म, टाटा।